नमस्कार। आज हम सेल बायोलॉजी बीएससी पार्ट प्रथम के सेल बायोलॉजी में नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट प्रथम के पेपर थर्ड में सेल बायोलॉजी में अगला कोशिकांग जो है क्लोरोप्लास्ट पर चर्चा करेंगे। यूनिट फर्स्ट का ये टॉपिक है और हम जैसा कि जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा, या इसको हिंदी में हम हरित लवक कहते हैं, ये सभी पादपों में पाया जाता है। और जनरली जब हरित लवक का नाम आता है तो हम ये समझते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, लेकिन इसकी संरचना कैसी है? क्या हायर प्लांट्स या उच्च पादपों में जैसा हरित लवक पाया जाता है वैसा सभी प्रकाश संश्लेषी जीवों में पाया जाता है? इसके कार्य क्या है, इसकी संरचना क्या है, इसके कितने प्रकार के ये होते हैं और उन प्रकारों के अलग अलग क्या क्या कार्य होते हैं? क्यों हमें छोटे जो निम्न पादप होते हैं प्रकाश संश्लेषी जैसे शैवाल वगैरह, इनमें उच्च पादपों जैसी प्रकाश संश्लेषण के जैसे से हरित लवक नहीं पाए जाते, अलग अलग पाए जाते हैं, वे कौन से होते हैं? तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण होने की एक साइट है, एक स्थान है, और ये केवल फोटोसिंथेटिक सेल जो होते हैं उन्हीं में पाए जाते हैं, और जैसे प्लांट कोशिका, प्लांट सेल और एल्गी। दूसरा, इसमें अगला यदि हम देखें कि एनिमल सेल में और बैक्टीरियल सेल में हरित लवक नहीं पाया जाता। एनिमल सेल में तो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती नहीं है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, हम भी एनिमल में आते हैं, में नहीं है। सोचो यदि हमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती तो हमें क्या करना था? सीधा प्रकाश, जब भी भूख लगती लाइट में जाके खड़े हो जाते, और जो भी प्रकाश आया हमने भोजन बना लिया, तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाती मूलभूत। रोटी कपड़ा, तो रोटी कपड़ा, फिर आदमी जो है वो किसी और के लिए संघर्ष करता। तो ये चीज जो है वो एनिमल सेल में ये प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं पाई जाती, क्योंकि यहाँ क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। अब बात जो बैक्टीरियल सेल की आती है, तो हम जानते हैं कि कई क्वेश्चन उठता है कि भी बैक्टीरियल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता लेकिन प्रकाश संश्लेषण तो होता है, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? तो बैक्टीरियल सेल्स में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषी पिगमेंट्स जो है वर्णक पाए जाते हैं, और वो स्पेसिफिक होते हैं, उसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। तो वो उसमें पाए जाते हैं, लेकिन ऐसी बॉडी नहीं होती उसमें जैसे उच्च पादपों में होती है। अब हम बात करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो एक थ्योरी आती है मरस्कोवस्की की, जिसमें एंडो सिम्बायोसिस थ्योरी हम कहते हैं जिसे। और इस एंडो का मतलब अंदर, और सिम्बायोसिस यानी कि सहजीवन, यानी कि कुछ ऐसे जीव जो है वो एक कोशिका में आकर के रहने लग गए सहजीवन के रूप में। सहजीवन का मतलब ये होता है कि जो आने वाला और दोनों साथ साथ जो जीव रहते हैं दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, उसे कहते हैं सिम्बायोसिस या सहजीवन। तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी जो है, इस डायग्राम के से हम ये समझ सकते हैं कि जो एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोट्स थे, जो आद्य प्रोकैरियोट्स, पहली कोशिका, वो कोशिका जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, साइटोप्लाज्म और डीएनए पाया जाता था, उस समय उसमें केवल यही था प्रोकैरियोट। अभी भी हम देखते हैं ये स्ट्रक्चर यही होती है मोरलेस। अब इसमें धीरे धीरे इवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ अंतर्वलित होगी गई, और धीरे धीरे वो कई स्ट्रक्चर्स का निर्माण करने लगी। जैसा कि हम प्रोकैरियोट्स में पढ़ चुके हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ अंतर्वलित होकर के मीजोसोम्स बनाती है। तो मीजोसोम जो स्ट्रक्चर जो है, जो श्वसन का स्थल है एक तरह से बैक्टीरिया में, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में धीरे धीरे इवोल्यूशन के दौरान जितने भी ये मेम्ब्रेन जो है जहां जहां भी इनफोल्ड हुई अंदर की तरफ, तो ऐसे ऑर्गेनल्स बनते गए। तो हम ऐसे इवोल्यूशन प्रोसेस में देख रहे हैं, जैसे न्यूक्लियस जो है वो बना, न्यूक्लियर एनवलप का निर्माण हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनी, ऐसे ही ये मेम्ब्रेनस सिस्टम जो है पूरा सेल के अंदर डेवलप हुआ। लेकिन अचानक से क्या होता है कि इसी सेल में एक ऐसा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म अंदर आ जाता है, सेल के अंदर इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के द्वारा एंगल्फ किया जाता है। और एंगल्फ करने पर जनरली ये प्रोसीजर इस कोशिका का
एक जनरल वे है मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, कि बाहर से फूड पार्टिकल्स को ये इंगल्फ करती है, देन उसको एंजाइम्स के द्वारा पचा करके एनर्जी प्राप्त करती है, देन उसको उत्सर्जन कर देती है। तो इसी दौरान ये जो है एक जीव जो है वो इसके अंदर आया और यहाँ पर ये धीरे धीरे अंदर रहने लग गया। तो इन दोनों के आपस में सहजीवन हो गया, क्योंकि ये जो जीव था इसको भोजन चाहिए था खाने के लिए, जो कि इस कोशिका ने इसको इंगल्फ करके दे दिया और इसने पचा करके, और इस यूकैरियोटिक कोशिका को, इस हेटेरोट्रोफिक प्रोकैरियोटिक कोशिका को इस जीव ने एनर्जी देनी स्टार्ट कर दी। तो कहने का मतलब यह है कि जब ये जीव अंदर एंटर हुआ तो जीव को तो भोजन अपने आप बैठे बिठाए मिल गया, कुछ करना नहीं था, और इस सेल को, प्रोकैरियोटिक सेल को एनर्जी मिल गई बिना एंगल्फ किए अब उसको करने की। तो ये एक तरह से सहजीवन हो गया। तो धीरे धीरे करते करते ये क्या है कि यही जीव आगे चल के एनर्जी हाउस के रूप में या कोशिका के शक्ति ग्रह के रूप में या पावर हाउस के रूप में स्थापित हो गया, जिसे हम आज माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो ये एक हेटेरोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में इसकी उत्पत्ति हुई और इसी कोशिका के अंदर अचानक से एंगल्फ हुआ। किसको किया गया? एक फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स को, यानी साइनोबैक्टीरिया को एंगल्फ किया गया और ये भी धीरे धीरे आपस में सहजीवन के रूप में रहने लग गए। मतलब ये कि अब जो है वो बाहर से फूड पार्टिकल जो है इस सेल को एंगल्फ करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रकाश के द्वारा इस फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया ने क्या किया? भोजन का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया। तो अब इस सेल को क्या हुआ? भोजन भी इस एक नया जो एंगल्फ हुआ फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट, इससे मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है माइटोकॉन्ड्रिया से। तो ये धीरे धीरे आगे चल के एक फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक सेल, जिसे हम प्लांट सेल कह रहे हैं, एल्गल सेल, उसमें ये डेवलप हुआ। तो ये थ्योरी जो है, ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी जो है वो कही जाती है। अब हम बात करते हैं इसमें टाइप्स ऑफ प्लास्टिड की, कि ये भी एक प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्ट, ठीक है। तो अब प्लास्टिड जो है ये किससे बनते हैं? तो पूर्व इसको हम डायग्राम से समझ सकते हैं कि प्रोप्लास्टिड जो है उसके इसमें प्रोप्लास्टिड से प्लास्टिड, तो प्लास्टिड के कई सारे टाइप्स होते हैं, उससे ये निर्मित हुए हैं। जैसे हम देखते हैं इटियोप्लास्ट, ये एक नंबर की डेफिनेशन कई बार पूछ लेते हैं। इटियोप्लास्ट का मतलब ये है कि ऐसी प्लास्ट, ऐसी बॉडी जो है जो उसमें प्रोलेमिलर बॉडी जो है और इसमें क्लोरोफिल के पूर्ववर्ती पदार्थ जो है वो पाए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमा यानी वर्णक, ठीक है। तो ऐसी बॉडी, ऐसे प्लास्ट जिसमें पिगमेंट्स जो है या वर्णक जो है जिसका संश्लेषण होता है और उसका स्टोरेज होता है, संग्रहण होता है। क्लोरोप्लास्ट में जो कि फोटोसिंथेसिस करने का काम करते हैं और जिसमें लिपिड सिंथेसिस का भी काम जो है वो क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, हरित लवक जिसे हम कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, जिसमें सिंथेसिस होता है फैटी एसिड्स का और एमिनो एसिड्स का, वो ल्यूकोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, जो कि स्टार्च का और शुगर का जो है वो स्टोरेज होता है। ऐसे इलियोप्लास्ट, स्टोरेज ऑफ लिपिड्स एंड ऑयल्स। और प्रोटीनोप्लास्ट, जिसमें वह साइट जहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी होती है या प्रोटीन की एक्टिविटी। अब हम बात करते हैं इसकी संरचना की, क्लोरोप्लास्ट की संरचना कैसी होती है। हायर प्लांट्स में या उच्च पादपों में जनरली सामान्यतः ये बाई कॉन्वेक्स होता है, या इसको हम प्लेनो कॉन्वेक्स शेप्ड कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्लांट्स जो लीव्स होती है उन लीव्स के अंदर मीजोफिल कोशिकाओं के अंदर ये पाया जाता है। और अलग अलग प्लांट्स में यदि इसकी शेप देखें तो वो अलग अलग मिलती है। जैसा हम हायर प्लांट्स की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर बाई कॉनकेव का होता है, और वैसे ही हम एल्गी में देखें तो सबसे ज्यादा वेरिएशन जो है वो हमें एल्गी में दिखाई को देगा। शैवाल में हम जानते हैं, शैवाल में फ्रिज के द्वारा, एफी फ्रिज के द्वारा कुल शैवालों को 11 वर्गों में डिवाइड किया गया, क्लासेज में, और इसमें साइनोबैक्टीरिया भी एक है, यानी कि मिक्सोफाइसी को इसमें रखा गया। साइनोबैक्टीरिया एक्चुअल में अभी इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, फ्रिज ने इसको एल्गी में रखा था जो कि प्लांट्स में या प्लांटी किंगडम में आता है। अब इन 11 क्लासेस में साइनोबैक्टीरिया को इसलिए रखा गया था क्योंकि साइनोबैक्टीरिया एक ऐसे बैक्टीरिया है जिसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल नहीं होते हैं, जिसमें क्लोरोफिल यही पाए जाते हैं जो उच्च पादपों में पाए जाते हैं, और उसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। और क्लोरोफिल ए हम जानते हैं कि ये एक यूनिवर्सल पिगमेंट है जो सब में पाया जाता है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि साइनोबैक्टीरिया
जो है जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो यही उत्पादक करते हैं, बैक्टीरिया नहीं करते ये। तो ये जो अंतर है इसमें इसमें एल्गी में फ्रिच ने इसी वजह से साइनोबैक्टीरिया को इन 11 क्लासेस में रखा था, और इन्हीं 11 क्लासेस में आपको क्लोरोप्लास्ट के सारी अलग अलग शेप मिल जाएगी। तो हम जनरली कुछ देखते हैं, जैसे ये कप शेप्ड जो है क्लेमाइडोमोनास के अंदर कप शेप्ड स्ट्रक्चर जो है पाई जाती है। डिस्कोइड जो है ये आपको वाउचेरिया में, जो कि सिनोसिटिक कंडीशन होती है, ऐसे यूलोथिक्स में सी शेप्ड कंडीशन पाई जाती है। ऐसे वेरिएशन जो है स्पाइरल आपको स्पाइरो वगैरह के अंदर मिल जाएगा। ये स्टेलेट जो है ये आपको ताराकार जो है, ये जो है स्ट्रक्चर है, ये जिग्नीमा में मिलती है हमको, जिग्नीमा में देखते हैं हम, ठीक है। ऐसे रेटिकुलेट जो है वो हमको ईडोगोनियम में, इसमें क्लेडोफोरा में इसमें मिल जाती है। तो ये अलग अलग शेप जो है, रिबेड शेप वगैरह, ये गोनियम में मिल जाती है। तो वेरिएशन हमको एल्गी में मिलता है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये वेसिकुलर और कलरलेस सेंटर इनमें पाया जाता है। कुछ क्लोरोप्लास्ट ऐसे होते हैं जिनकी शेप जो है वो क्लब शेप्ड भी होते हैं, किसमें मिडिल जोन, देन उसमें क्लोरोफिल वगैरह पाए जाते हैं। तो स्ट्रक्चर में आगे हम देखते हैं कि एल्गी में एक बड़ा क्लोरोप्लास्ट जो हम क्लेमाइडोमोनास में देखते हैं, कप सा प्यालेनुमा स्ट्रक्चर का पाया जाता है। ऐसे नेटवर्क लाइक जो है पूरा जालीनुमा जो है वो ईडोगोनियम में मिलता है। स्पाइरल, हम स्पाइरल वगैरह ये हम बात कर चुके हैं। और साइज जो देखते हैं वो अलग अलग होती है सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर। यहाँ हम प्लांट सेल की हम देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है। प्लांट सेल के अंदर देखते हैं इसमें पेरिफेरल एरिया में पाया जाता है। और हम प्लांट में जानते हैं कि वेसाइकल जो है वो बहुत बड़ी होती है, तो इसकी साइज जो होती है वो बहुत माइक्रो होती है, तो 4 to 6 माइक्रोमीटर। अब हम क्लोरोप्लास्ट के पार्ट्स की बात करें कि इसके अलग अलग भाग कौन से होते हैं। हम संरचना में ही चल रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट की संरचना को देख रहे हैं। सबसे पहले इसकी आउटर मेम्ब्रेन। अब ये स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट की। यदि हम देखें ये बाहर की जो कवरिंग है ये पूरी आउटर मेम्ब्रेन है इसकी। और इस आउटर मेम्ब्रेन जो है इसकी प्रॉपर्टी यदि हम देखें, ये एक सेमी पोरस मेम्ब्रेन है, अर्ध छिद्रित झिल्ली के नाम से जानते हैं। और इस मेम्ब्रेन के थ्रू छोटे अणु और आयन जो है वो आसानी से आ जा सकते हैं, यानी कि ये उनके लिए पारगम्य होती है पूरी तरह से। बड़े जो प्रोटीन्स होते हैं वो इससे नहीं आ जा सकते। अब है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी कि दो मेम्ब्रेन के बीच का अवकाश जो है वो हमें यहां बीच में दिखाई दे रहा है। ये जो बीच का खाली जगह है ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और इसकी साइज यदि हम देखें कि 10 से 20 नैनोमीटर की साइज होती है। और बाहरी और आंतरिक झिल्ली जो होती है उन दोनों के बीच का स्थान है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब है इनर मेम्ब्रेन, सबसे इंपॉर्टेंट, आंतरिक झिल्ली। तो हम जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, हम पढ़ते आए हैं, ये भी देखते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन जो है, आंतरिक झिल्ली जो है क्लोरोप्लास्ट में, ये अंदर का जो पूरा इसका मटेरियल जिसमें स्ट्रोमा कहते हैं उसको ये आवृत करके रखता है। और ये रेगुलेट करता है, ये नियमन करता है किसका, कि क्लोरोप्लास्ट की आंतरिक झिल्ली से कौन से अणु या आयन जो है या मटेरियल जो है अंदर आ सकते हैं और कौन से जो है वो बाहर जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ फैटी एसिड, लिपिड और कैरोटीनॉइड की संश्लेषण को इसका भी जो है वो ये रेगुलेशन का कार्य करती है। तो आंतरिक झिल्ली जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही हम अगला पार्ट यदि इसमें देखें, आसानी से इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन और ये स्ट्रोमा जो बीच का स्पेस है, उसके बीच में जो है वो बड़ा नेटवर्क है वो है थाइलेकोइड का, आगे हम देख रहे हैं। तो अगला पार्ट जो है वो है स्ट्रोमा, जिसे हम बात कर रहे हैं स्ट्रोमा। तो क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन से आवृत अंदर का जो क्षेत्र होता है वो स्ट्रोमा कहलाता है, और हम माइटोकॉन्ड्रिया में देखते हैं तो वो मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। तो स्ट्रोमा जो है वो एक अल्केलाइन है, क्षारीय है, और ये एक्वस फ्लूइड होता है और जिसमें बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, और इसमें ये इनर मेम्ब्रेन के द्वारा आवृत रहता है। और इस स्पेस जो होता है, जो कि थाइलेकोइड के बाहर का स्पेस होता है, तो थाइलेकोइड के बाहर का जो स्पेस है वो स्ट्रोमा कहलाता है। हम इसको आसानी से ऐसे समझ सकते हैं। और इसमें क्लोरोप्लास्ट का अपना अलग डीएनए होता है। ये डीएनए न्यूक्लियर डीएनए से डिफरेंट होता है।
इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। सेमी इसलिए बोलते हैं, ऑटोनोमस का मतलब जो कि पूर्णतः स्वायत्त हो, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल, वो अपना रेगुलेशन जो है, उसका डीएनए जो है वो पूरी सेल को नियंत्रित करता है। लेकिन यहाँ जो है ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दो ऐसे ऑर्गेनेल है यूकैरियोटिक सेल में जिनका अपना डीएनए होता है, और इनका डीएनए प्रोकैरियोटिक डीएनए के समान होता है। इनके राइबोसोम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के समान होते हैं। तो माना जाता है, इसीलिए एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी के अंदर माना जाता है कि ये पहले प्रोकैरियोट्स थे जो कि यूकैरियोटिक सेल में आकर के सिम्बायोसिस फॉर्म में रहने लगे। तो इनकी जो स्ट्रक्चर, और इसलिए ये देखते हैं कि इसकी जो आंतरिक झिल्ली जो होती है और बाहरी झिल्ली, तो बाहरी झिल्ली जो है वो यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन के लगभग समान होती है और आंतरिक झिल्ली में थोड़ा सा फर्क होता है। तो इस प्रकार ये हम स्ट्रोमा की बात करते हैं तो इसमें इसका अपना डीएनए, अपने राइबोसोम्स, प्रोटीन्स वगैरह, एंजाइम्स वगैरह जो है वो इसमें पाए जाते हैं। और ये सेमी ऑटोनोमस मैंने बता रहा था आपको, इसलिए कहते हैं क्योंकि इस कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है, प्रोटीन्स होते हैं जो आधे तो है न्यूक्लियर डीएनए से कंट्रोल होते हैं और आधे जो है वो क्लोरोप्लास्ट डीएनए से कंट्रोल होते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है, वो है रुबिस्को एंजाइम, राइबोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम। ये एंजाइम जो है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करता है और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, केल्विन साइकिल चलाता है, C3 साइकिल चलाता है, ठीक है, इसको पीसीआर साइकिल भी बोलते हैं। तो इसकी द्वैत प्रकृति है, कार्बोक्सिलेशन भी करता है और लाइट की प्रेजेंस में ये ऑक्सीजन का भी फिक्सेशन कर लेता है, जिसे हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, प्रकाशीय श्वसन, ठीक है, इसे हम पीसीओ साइकिल भी बोलते हैं, C2 साइकिल भी बोलते हैं। तो ये जो एंजाइम होता है ये 8 प्रोटीन की सब यूनिट से मिलकर बना होता है, 4 बड़ी और 4 छोटी। तो 4 बड़ी यूनिट जो होती है वो न्यूक्लियर डीएनए से कंट्रोल होती है, उनसे बनती है, और छोटी जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट जो है वो डीएनए से बनती है। तो दोनों मिला करके इसको बनाते हैं, दोनों के इंटरेक्शन से होता है, इसे कहते हैं साइटो प्लाज्मिक, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शन के माध्यम से। तो उसमें भी हम इसको स्टडी करते हैं। तो एक अच्छा एग्जाम्पल है ये ऑर्गेनेल्स। अब जो अगला पार्ट है वो है थाइलेकोइड सिस्टम। थाइलेकोइड सिस्टम जो है वो अंदर का हम देखते हैं, जैसे सिक्के एक दूसरे से ऊपर रख देते हैं, तो वैसे ही ये थाइलेकोइड जो है स्टेक्स के रूप में हमें यहाँ पर पाई हुई मिलती है। तो थाइलेकोइड जो है वो सस्पेंडेड होती है, अंदर निलंबित रहती है स्ट्रोमा में, और ये सिस्टम जो है इसको हम कहते हैं थाइलेकोइड सिस्टम को कि कलेक्शन ऑफ मेम्ब्रेनस सेक्स कॉल्ड थाइलेकोइड। तो कई मेम्ब्रेन, और थाइलेकोइड जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन से बनी होती है, तो ऐसे कई सारी थाइलेकोइड एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, तो ये पूरा जो है वो एक थाइलेकोइड सिस्टम बनाता है। और क्लोरोफिल जो है वो पिगमेंट जो है इस थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में ही रहते हैं, पूरा एंटीना कॉम्प्लेक्स बना होता है। और आगे यदि डिटेल स्टडी इसकी प्रोटीन सिंथेसिस, इसमें फोटो सिंथेसिस में यदि हम इसको पढ़ते हैं तो वहाँ हम पूरा इसकी स्टडी फोटोसिंथेसिस की करते हैं। तो ये एक ऐसी साइट है, ऐसी जगह है जहाँ पर लाइट रिएक्शन जो है वो संपन्न होती है, प्रकाश संश्लेषण की लाइट रिएक्शन होती है। और इसमें ये जो एक दूसरे से ऊपर कई सारी जो थाइलेकोइड मिल करके एक सिंगल ग्रेना बनाती है, और ग्रेना जो है ये ग्रेनम जिसे हम कहते हैं, ग्रेना बहुत सारे, एक सिंगल को ग्रेनम बोलते हैं, ये सारे बहुत सारे मिल जाते हैं तो ग्रेना कहलाते हैं। तो ये जो ग्रेना है, ग्रेनम है, एक ग्रेनम जो होती है उसमें 10 से लेकर 20 तक थाइलेकोइड होते हैं, और एक क्लोरोप्लास्ट में ऐसी बहुत सारी ग्रेनम पाई जाती है। तो ग्रेनम जो है वो इसमें देख रहे हैं कि अलग अलग जो है वो ग्रेनम से मिलकर जुड़ी रहती है, तो ये इंटरथाइलेकोइड जो है कहलाती है, जो दो ग्रेनम, इंटर ग्रेनम थाइलेकोइड कहलाती है। अब हम बात कर रहे हैं थाइलेकोइड सिस्टम की, तो यहां हम डायग्राम से समझ सकते हैं कि एक सिंगल मेम्ब्रेन कंटेनिंग एक स्ट्रक्चर है थाइलेकोइड, जिसके बीच का स्पेस जो है वो ल्यूमन कहलाता है और बाहर का जो है वो स्ट्रोमा कहलाता है। अब इसके ऊपर बहुत सारे ये जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसकी पोजीशन, इन सभी स्ट्रक्चर की पोजीशन फिक्स होती है, ये स्पेसिफिक होती है, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि फोटोसिस्टम फर्स्ट पाया जाता है, ये देखिए फोटोसिस्टम फर्स्ट, यहाँ भी आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ फोटोसिस्टम फर्स्ट। ऐसे ही फोटोसिस्टम सेकंड, जहाँ सेकंड लिखा हुआ फोटोसिस्टम सेकंड पाया जाता है। अब हम ध्यान से देखेंगे इस डायग्राम में, तो आप ये देखिए कि आगे आगे के डायग्राम में देख रहे हैं कि जहाँ पर सेकंड और फर्स्ट कई जगह साथ साथ भी पाए जाते हैं, और इनके पास में जो है वो एक एटीपी सिंथेज जो है वो एंजाइम पाया जाता है, जो कि एटीपी संश्लेषण का कार्य करता है। इसके साथ ही साथ में साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, और ये जो है
साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स जो है फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड जो है उनके बीच में रहता है, और यदि सेकंड एब्सेंट होता है तो कि फर्स्ट के साथ जुड़ा रहता है, जो कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का कार्य करता है। तो अंदर की तरफ यहाँ पे दो प्रोटीन, मोबाइल प्रोटीन होते हैं। ये पूरी फोटोसिंथेटिक जो इलेक्ट्रिक चेन होती है इलेक्ट्रॉन की, उसमें दो मोबाइल प्रोटीन होते हैं। एक मोबाइल प्रोटीन जो होता है वो प्लास्टोक्यूनोन होता है, जो कि फोटोसिस्टम सेकंड के पास में लगा रहता है। तो प्लास्टोक्यूनोन जो है वो फोटोसिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन लेता है और साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स में ये भी देता है, और उसके थ्रू होता हुआ ये प्लास्टोसाइनिन के पास आता है। इसकी स्ट्रक्चर वहां देखेंगे, लेकिन अब इसका मेन इसलिए इसको हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर जो है वो थाइलेकोइड की स्ट्रक्चर से इनकी जुड़ी हुई है। इनकी पोजीशन, इनकी लोकेशन अगले डायग्राम में हम समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंटरग्रेनम थाइलेकोइड, ये लंबी वाली जो सबसे नीचे है, ये इंटरग्रेनम दो आगे एक और ग्रेनम को जोड़ने वाली, और ये सिंगल जो है वो थाइलेकोइड जो होती है एक दूसरे के ऊपर यूं लगी हुई है। यदि हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखो फोटोसिस्टम सेकंड का साइन जो है, जहां पर ब्लैक ऐसे इसमें चैनल बने हुए हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है वो कम्प्लीटली ग्रीन, जो बाहर की तरफ यहाँ लगे हुए हैं, इधर भी देखें हम बाहर की तरफ लगे हुए हैं। और फोटो सिस्टम सेकंड जो है वो अंदर की तरफ है, जहां पर एक दूसरे का एरिया दबा हुआ है एक दूसरे का। और साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स जो है B6 और F कॉम्प्लेक्स जो है वो दोनों जगह पाए जाते हैं। अब यहाँ जो है एक एटीपी सिंथेसिस जो एंजाइम होता है वो हम देखें तो बाहर की तरफ भी है, और यहाँ पर इधर नीचे की तरफ भी बाहर की तरफ है। तो यहाँ मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि थाइलेकोइड जब एक दूसरे के ऊपर यूं लग जाती है एक दूसरे के ऊपर, तो एक सिरा जो है, एक सरफेस जो है वो दूसरे पे यूं दब जाती है एक दूसरे से। इसकी ऊपर की और इसकी नीचे की सरफेस एक दूसरे को दबा लेती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो दबे हुई पोर्शन है इसे कहते हैं अप्रेस्ड रीजन, दबा हुआ क्षेत्र। और जहां ओपन रहता है, जिसके ऊपर कोई थाइलेकोइड नहीं है, जैसे ऊपर की तरफ है, ये ओपन एरिया है, इसे कहते हैं नॉन अप्रेस्ड रीजन। तो यहाँ भी ओपन एरिया है पूरा, ये बाहर से नीचे से देकर के पूरा ओपन एरिया है। तो दो प्रकार के रीजन हो गए, एक तो दबा हुआ, दो के बीच में अप्रेस्ड रीजन और नॉन अप्रेस्ड रीजन। अब क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ये होते हैं कि कौन सा जो सिस्टम, फोटो सिस्टम कहाँ उपस्थित होता है। आप ध्यान से देख सकते हैं फोटो सिस्टम सेकेंड कहीं भी नॉन अप्रेस्ड या ओपन एरिया जो होता है उसमें उपस्थित नहीं है, जहां लाइट डायरेक्ट पड़ती है। तो दबे हुए क्षेत्र में लाइट नहीं आती। तो यहां पर फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है वो बाहर की तरफ है, उसके पास में एटीपी सिंथेज जो है वो बाहर की तरफ पाए जाते हैं नॉन अप्रेस्ड रीजन में। तो ये थाइलेकोइड की जो है वो स्ट्रक्चर होती है। अब हम देख रहे हैं फंक्शंस क्या है क्लोरोप्लास्ट के, इसको थोड़ा तेजी से देख लेते हैं। फंक्शन जो है कि लाइट का अवशोषण करना और इसको बायोलॉजिकल एनर्जी जो है एटीपी या एनएडीपीएच के रूप में इसको कन्वर्ट करने का काम जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। और इसका NADPH2 का भी प्रोडक्शन करता है, साथ ही ये वाटर से ये ऑक्सीजन का इवोल्यूशन भी करता है, जो रूबेन और कामेन ने इसको बताया था। और एटीपी का सिंथेसिस जो है वो फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के द्वारा होता है। और NADPH और ATP ये दोनों ही एसिमिलेटरी पावर होते हैं, यानी कि एनर्जी होती है जो कि उसी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दूसरे पार्ट में, जिसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करने में ये काम आती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये 5 कार्बन शुगर में अंत में जाकर के ये कन्वर्ट होती है, जिससे डार्क रिएक्शन पाई जाती है। और अगला जो है इसमें है कि ये कार्बन कंपाउंड जो है वो आगे कन्वर्ट होकर के 2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो PGA के बनाते हैं, जो कि आगे जाके एसिमुलेट होती है। नेक्स्ट जो है वो फंक्शन यदि हम देखें कि जो PGA होता है वो जाकर के जब ये C3 साइकिल चलता है तो अलग अलग शुगर में जाके कन्वर्ट होता है। ये मॉलिक्यूल्स मिलकर के कहीं 3 शुगर की बना देते हैं, 4 शुगर की, 4 कार्बन की, 3 कार्बन की, 7 कार्बन की सीडोहेप्टुलेज, 4 कार्बन की एरिथ्रोलेज, और ऐसे राइबोलोज, ठीक है। कई सारी ऐसे शुगर्स हैं जो 3 कार्बन, 4 कार्बन, 7 कार्बन की, 5 कार्बन की इसमें कन्वर्ट हो जाती है। उसमें ये करना और स्टार्च का निर्माण करना अंत में जाके, तो ये काम जो है वो C3 साइकिल में होता है और ये क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो एक ऑर्गेनेल है, और जिसमें जो एक तरह से कह सकते हैं कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनकी एक तरह से कुकिंग प्लेस है, उनकी किचन है जहां पर खाना बनता है। और जितने भी जो हेट्रोट्रोफिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो विषमपोषी होते हैं, वो सारे इसी क्लोरोप्लास्ट पर भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो न्यूक्लियस के साथ साथ अन्य जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन होते हैं, वो पैथोजन के डिफेंस के लिए भी, इम्यून सिस्टम के लिए भी, प्लांट के लिए भी क्लोरोप्लास्ट हेल्पफुल है। साथ यदि हम देखें ये स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं इसमें
कि लाइट रिएक्शन जो होती है वो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन आगे हम अगले डायग्राम में देख लेंगे कि क्लोरोप्लास्ट में जो थाइलेकोइड सिस्टम होता है वहाँ पे लाइट आती है और लाइट्स में वाटर को ये यूज़ करके ऑक्सीजन निकल जाती है और यहाँ से एटीपी का प्रोडक्शन होता है, साथ में एनएडीपीएच का होता है। ये दोनों एसिमिलेटरी पावर जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है, जिसमें रूबिस्को एंजाइम यूज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक करता है और ये एनर्जी को यूज करके C3 साइकिल या केल्विन साइकिल के थ्रू शुगर का निर्माण करता है। तो ये मेन फंक्शन जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, तो फूड बनाने का काम। और ये जो शुगर बनती है, ये शुगर और ऑक्सीजन जो है उसका निर्माण लाइट एनर्जी में होता है, ये हम देख चुके हैं, यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो लाइट रिएक्शन वाला जो पार्ट होता है वो थाइलेकोइड में होता है और बाकी जो है वो स्ट्रोमा रीजन में C3 या केल्विन साइकिल पाया जाता है। एक और इसकी खास बात है क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ऑफ प्रोटॉन आयन, यानी कि प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो होता है PMF जो होता है वो मेम्ब्रेन के अगेंस्ट जो है वहां पर डेवलप होता है और ये जो हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट जो होता है जिसके थ्रू एटीपी का सिंथेसिस होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि लाइट रिएक्शन, जैसे हमने बात की, लाइट रिएक्शन जो थाइलेकोइड सिस्टम में होती है जिसमें वाटर आता है लाइट की प्रेजेंस में, वहाँ ल्यूमन में, थाइलेकोइड के ल्यूमन में ही वाटर का ऑक्सीडेशन होता है और वहीं पे ऑक्सीजन का निर्माण होता है। और साथ ही ये लाइट रिएक्शन से जो एनर्जी बनती है वही एनर्जी जो है वो डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके एक शुगर के मोलिक्यूल बनाने में ये काम आती है। तो ये स्ट्रोमा में ये डार्क रिएक्शन होती है। और NADPH जो मोलिक्यूल होते हैं, ये मोलिक्यूल इसका प्रोडक्शन होता है, ऑक्सीजन का भी होता है और एसिमिलेटरी पावर से शुगर का निर्माण होता है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है यूकेरियोटिक सेल का, प्लांट सेल का, जिसमें भोजन का निर्माण होता है। और यह कोशिकांग अलग अलग सेल्स में अलग अलग प्रकार का शेप हमको देखने को मिलती है। ओवरऑल जो है इसमें इसका जो फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। तो ये आज का जो टॉपिक था, और इससे यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।